नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे न्याय। न्याय की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जानने का प्रयास करेंगे। न्याय का सामान्य अर्थ क्या है। देखिए, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो न्याय का विषय है एक महत्वपूर्ण विषय है। यह एक बहुत बड़ी अवधारणा है या बहुत बड़े क्षेत्र की अवधारणा है। हालांकि इस अवधारणा के विषय में अभी तक विद्वानों में कोई सहमति नहीं है। अलग अलग विद्वान इसके अलग अलग अर्थ बताते हैं। न्याय की अवधारणा वास्तव में एक नैतिक अवधारणा है, या एक तरीके से कह सकते हैं अपन भाई नैतिकता के सिद्धांतों के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो नैतिकता के सिद्धांत है ये हमेशा के लिए स्थिर या समान नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य, नैतिकता के सिद्धांत किसके? मनुष्य के। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति स्थिर नहीं है, परिस्थितियों के या समय के अनुसार बदलती रहती है। तो जो मनुष्य के नैतिकता के सिद्धांत हैं वो भी स्थिर या समान नहीं है, वो भी बदलते रहते हैं। जैसे कि कोई बात किसी के लिए नैतिक है लेकिन हो सकता है वो दूसरे के लिए नैतिक नहीं हो। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे कि अपने कहते हैं कि पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा कुछ लोगों के लिए पर्दा प्रथा नैतिक है उनके मन से, लेकिन वही पर्दा प्रथा दूसरे लोगों के लिए अनैतिक है। इसी प्रकार जैसे अपन क्लास में उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी के घर पे काम था तो वो गृह कार्य नहीं करके लाया, गृह कार्य करके नहीं लाया तो टीचर उसको डांट रहा है। टीचर की डांट टीचर के लिए नैतिक है क्योंकि उसने गृह कार्य करके नहीं लाया। लेकिन यही डांट विद्यार्थी के लिए अनैतिक है क्योंकि विद्यार्थी को ये लग रहा है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं गृह कार्य नहीं कर सका क्योंकि मेरे घर पर कोई अत्यावश्यक कार्य था। तो जो ये नैतिकता के सिद्धांत है ये स्थिर नहीं रहते, समान नहीं रहते, मनुष्य की भावना या उचित तर्कशील भावना पर आधारित रहते हैं। और वो तर्कशील भावना, मनुष्य का तर्क क्या है, उस आधार पर ये नैतिकता के सिद्धांत बदलते रहते हैं। सामान्य शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्तियों की आत्मा को अच्छा लगता है वो उनके लिए न्यायपूर्ण है, और जो उनकी आत्मा को प्रसन्न नहीं करता वो एक तरीके से अन्यायपूर्ण है। हालांकि जो न्याय की अवधारणा है उसके कई पहलू हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में है, उसके बाद उदारवादी दृष्टिकोण में है, समाजवादी दृष्टिकोण में है, मार्क्सवादी है, लोकतांत्रिक समाजवादी है, गांधीवादी है। इनके अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं और अलग अलग इनकी मान्यताएं हैं। जो न्याय की अवधारणा की बात करते हैं, क्योंकि न्याय का सिद्धांत अपन ने अभी बताया, जो मानव प्रवृत्ति के आधार पर टिकी हुई एक विचारधारा है। मानव प्रकृति स्थिर नहीं है, मानव प्रकृति क्रियाशील है, तो न्याय की अवधारणा भी एक क्रियाशील है। अपन समझने का प्रयास करेंगे कि न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी भाषा के जस्टिस से। यह अंग्रेजी भाषा का जस्टिस शब्द जो लैटिन भाषा के जज शब्द से बना है, जिसका अर्थ माना जाता है बंधन, बांधना, बॉन्ड। तो जस्टिस शब्द का अर्थ इसी भावना से लिया गया है न्याय के लिए कि जो समाज में रहते हुए व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधती है, एकता की भावना में बांधती है। न्याय की भावना ही सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार है। अगर मनुष्य संगठित समाज में एक सहयोगी वातावरण में रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण, मूल कारण उन मनुष्य में वो न्याय की भावना ही है जिसने मनुष्यों को एक व्यवस्था में बांध रखा है, उनको एकता की भावना में बांध रखा है। क्यों बांध रखा है? क्योंकि जो ये न्याय की भावना है, यह भावना मनुष्य की नैतिक रूप से जुड़ी हुई है, और नैतिक रूप मनुष्य की अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, मनुष्य की आत्मा का केंद्र है। और आत्मा में जो वास्तव में नेकी, इसके जो स्रोत हैं वो क्या है? नेकी, अच्छाई है, उदारता है, ईमानदारी है, सत्यता है, अहिंसा है। इन्हीं मानवीय गुणों के कारण, यही मानवीय गुण जो न्याय की भावना के मूलाधार है, और इन्हीं मानवीय गुणों के कारण जो सामाजिक व्यवस्था है वो एक तरीके से संगठित रूप में जुटी हुई है या बनी हुई है। अब आगे अपन समझने का प्रयास करते हैं जो न्याय के दृष्टिकोण है उसमें पाश्चात्य परंपरा क्या कहती है और भारतीय चिंतन में न्याय के बारे में
क्या कहा गया है? ये दोनों ही विचार जो न्याय की परंपरागत दृष्टिकोण को दर्शाएंगे। परंपरागत दृष्टिकोण, देखो पश्चिमी परंपरा है, जो पाश्चात्य परंपरा है, उसमें जोर दिया गया है कि न्याय की स्थापना कब होगी? जब व्यक्ति कैसा होगा? सद्गुण होगा। सद्गुण में वही अच्छे गुण, जैसे ईमानदारी है, सत्य पालन कर रहा है, कर्तव्यों का पालन कर रहा है, अहिंसा का पालन कर रहा है, कि जब मनुष्य में ये सारे सद्गुण होंगे तो ये सद्गुण मनुष्य को न्याय की ओर प्रेरित करेंगे, यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन करने की ओर प्रेरित करेंगे। और कर्तव्यों का पालन जब मनुष्य करेगा तो उस समाज में अपने आप ही किसकी स्थापना हो जाएगी? न्याय की। फिर से एक बार, पश्चिमी परंपरा में जोर दिया गया है व्यक्ति के सद्गुणों पर, यानी कि व्यक्ति सच्चरित्र होना चाहिए, अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। जब व्यक्ति में सद्गुण होंगे तो वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, और जब कर्तव्यों का पालन करेगा तो समाज में किसकी स्थापना हो जाएगी? न्याय की। सीधी सी बात है, ये पाश्चात्य चिंतन है। भारतीय चिंतन है, भारतीय चिंतन में जोर दिया गया है व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए? धर्म पर आधारित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात जानने की आवश्यक है कि धर्म का मतलब ये नहीं है कि वो मंदिर जाता हो, टीका लगाता हो, पूजा आरती करता हो। इससे धर्म का कोई आशय नहीं है। यहाँ पे धर्म का एक व्यापक अर्थ लिया गया है, व्यापक अर्थ लिया गया है, जिसका मतलब है धारण करना। क्या करना? धारण करना। धारण किसको? धारण एक तरीके से वही सद्गुणों को या अपने कर्तव्यों को धारण करना। यानी कि व्यक्ति, भारतीय चिंतन में व्यक्ति को न्याय की स्थापना के लिए कहा गया है, भाई व्यक्ति कैसा होना चाहिए? धर्म होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। जब व्यक्ति धार्मिक होगा तो धर्म का व्यापक अर्थ लेते हुए कहा गया है कि व्यक्ति अपने जब कर्तव्यों का धारण करेगा, यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो समाज में किसकी स्थापना हो जाएगी? न्याय की। कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं, चाहे भारतीय परंपरा हो चाहे पाश्चात्य परंपरा हो, दोनों ही परंपराओं में कर्तव्य पालन को न्याय का मुख्य आधार बताया गया है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो समाज में न्याय व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी। अब ये दृष्टिकोण उस वक्त की जो बनी बनाई गई व्यवस्था थी उसको बनाए रखने के लिए सही भी था। भाई सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, एक दूसरे के कार्यों में टांग नहीं अड़ाएंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो जो वो व्यवस्था है स्थायी रूप से शांतिपूर्वक तरीके से चलती रहेगी, उस व्यवस्था के टूटने की संभावना नहीं होगी, और यही न्याय माना जाएगा उस वक्त। तो कह सकते हैं न्याय के बारे में जो परंपरागत दृष्टिकोण का, चाहे पश्चिमी परंपरा हो चाहे भारतीय चिंतन हो, दोनों ने कर्तव्य पालन पर जोर देकर न्याय की स्थापना का प्रयास किया है। इसके बाद आती है न्याय के दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। अब ये बहुत ही रोचक विषय है। जैसे कि परंपरागत दृष्टिकोण में क्या कहा गया है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, समाज की मांग है किससे? व्यक्ति से। या राज्य की मांग किससे है? व्यक्ति से। भाई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होना चाहिए। तो समाज में किसकी स्थापना हो जाएगी? न्याय की। परंपरागत दृष्टिकोण, एक व्यक्ति चाहता है कैसा व्यक्ति? न्यायपूर्ण व्यक्ति, जो समाज में प्रचलित मूल्यों या मान्यताओं का सम्मान करे, यानी कि जो नियम कानून बने हुए हैं उनका सम्मान करे। अगर सम्मान करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो समाज में किसकी स्थापना हो जाएगी? न्याय की। यह है परंपरागत दृष्टिकोण। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि चूंकि देखो मनुष्य की स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है, जब मनुष्य के पास जो चली हुई मान्यताएं आ रहे हैं, उन मान्यताओं के अनुसार कुछ एक व्यक्ति है जो अपनी शक्तियों का बढ़ाना शुरू कर देंगे। शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो उनकी शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी कि वो दूसरे मनुष्यों को अपने स्वार्थ का साधन, स्वार्थ पूर्ति का साधन बना लेंगे। और ऐसी हालत में मनुष्य अपने आप को हमेशा के लिए एक लाचार अनुभव करता है। तो अब ये मांग की जा रही है कि जो व्यक्ति को न्यायपूर्ण तो तब होगा जब पहले जो आपकी समाज व्यवस्था है,
सामाजिक व्यवस्था है उसको क्या करना पड़ेगा, न्यायपूर्ण, यानी कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करनी पड़ेगी। और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कब होगी, कब अन्यायपूर्ण समाज माना जा रहा है? अन्यायपूर्ण समाज तब माना जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिसमें मनुष्यों के बीच भेदभाव होने लग गया, किसी भी मान्यताओं या परंपराओं के आधार पर भेदभाव। जैसे मैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करता हूँ, परंपरागत दृष्टिकोण में मान लो ये नियम बना दिए गए, भाई स्त्रियों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्त्रियों का कर्तव्य केवल क्या है कि वो केवल घर का कार्य देखेंगी और वही कर्तव्यों का पालन करेगी, तो वही उनके लिए क्या हो जाएगा, न्याय। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था में स्त्रियों के साथ क्या हो रहा है, अन्याय, क्योंकि स्त्रियां अपना आत्मविकास नहीं कर सकती, अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती। जो समाज के नियम है वो नियम क्या है, गलत है। तो अब न्याय की स्थापना कब हो सकती है, जब ये समाज में क्या हो, परिवर्तन हो। परिवर्तन क्या हो, परिवर्तन ये हो कि स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिए जाए। तो आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि समाज कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण। और न्यायपूर्ण समाज कब होगा, जब समाज में क्या किया जाएगा, सामाजिक परिवर्तन। तो जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य विषय व्यक्ति के चरित्र से था, वही आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य विषय सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। कौन सी न्याय की स्थापना करना है, सामाजिक न्याय की स्थापना। और सामाजिक न्याय की स्थापना कब होगी, जब सामाजिक परिवर्तन होगा। आधुनिक दृष्टिकोण में जोर दिया गया है कि समाज के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के प्रति जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, अवसर है, लाभ है, शक्ति है, सम्मान है, इन सभी का न्याय संगत विवरण होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। ये आधुनिक दृष्टिकोण है। छोटे शब्दों में कहे तो आधुनिक दृष्टिकोण में सीधा सीधा बल दिया गया है एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने पर। और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब समाज परिवर्तन पर बल दिया जाए, या समाज में जो रूढ़ि मान्यताएं परंपराएं चली जा रही हैं उनको बदलाव किया जाए। ये थी अपने न्याय की संकल्पना, मुख्य तौर पर सामान्य परिचय। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो मुख्य न्याय के सिद्धांत दिए जो अपने सिलेबस में है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, अरस्तु का न्याय का सिद्धांत, मध्यकाल में न्याय के सिद्धांत, जो आधुनिक युग में न्याय के सिद्धांत, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत और न्याय के प्रकार। धन्यवाद।